अगर मेरे अंदर दबंगई का अगर ये होता, वो कहते हैं ना कि आपको देख के डर लग जाएगा, वो कलीम ने जो कहा है, आप भी मेरे सामने बैठे हुए, मैं भी आपके सामने बैठा हुआ हूँ। डर किस चीज़ को कहते हैं, ये उस आदमी से जाके पूछिए जिसका 17 हड्डी टूटा हो, जो आदमी 61 दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहा हो। दबंगई किसको कहा जाता है, उस आदमी से जाके पूछिए जिसके ऊपर 4 बार जानलेवा हमला हुआ हो। मेरे ऊपर 4 बार जानलेवा हमला हुआ है, मेरे परिवार पे। और मैं मीडिया के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन में मेरे या मेरे परिवार के किसी भी आदमी की किसी भी क्षण, किसी भी समय ये लोग हत्या करवा सकते हैं। क्योंकि मुझे चारों तरफ से लोग यही कह रहे हैं, जो मेरे शुभचिंतक हैं या जानने वाले हैं, कि भाई आप थोड़ा सतर्क रहिए, आप थोड़ा होशियार रहिए, ये लोग आपके मर्डर का षड्यंत्र रच रहा है। और ये बात झूठ नहीं है, ये बात हकीकत है। मैं प्रशासन से गुहार लगा रहा हूँ, बार बार विनती कर रहा हूँ कि मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, मुझे पुलिस की मदद चाहिए, मुझे एक गार्ड दिया जाए। मीडिया के माध्यम से, जिस मीडिया के माध्यम से जूही और कलीम ने मुझ पर आरोप लगाया है कि ये आदमी दबंग है, चरित्रहीन है, औरत के साथ दुष्कर्म करता है, औरत के साथ छेड़छाड़ करता है, मैं उसी मीडिया के माध्यम से, मैं आप लोगों के ही माध्यम से मैं चाहूँ कि जूही और पप्पू, जो अपने आप को कहते हैं कि हमारी बहन के पति हैं, पप्पू उर्फ मुमताज, उनके बारे में लोगों से पता करें कि उनका चरित्र कैसा है और मेरा चरित्र क्या कहना है। देखिए, उन्होंने मुझ पे जो आरोप लगाया है मीडिया के माध्यम से ही, तो मैं मीडिया के माध्यम से ही, मैं आप लोगों के जरिए मैं एक समाज को और पूरे प्रशासन विभाग को, चाहे जो भी हो, थाना हो, कोर्ट हो, कचहरी हो, कोई भी हो, मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि भय का माहौल मैं नहीं, भय का माहौल जूही के द्वारा पंचायत में बनाया गया है। क्योंकि जूही अपनी बीवी और 4 बच्चे को रहते हुए, जो उनके सबसे बड़े बच्चे की उम्र 17 साल है, उस बच्चे को रहते हुए 2020 में एक, कह सकते हैं कि एक नौजवान 17-18 साल की लड़की से उन्होंने शादी कर लिया, सिर्फ अपनी हवस पूरी करने के लिए। एक अगर अच्छे आदमी होते तो जो जिनका बच्चा 17-18 साल का लड़का हो जाए, वो इस तरीके की नीच और गिरी हुई हरकत नहीं कर सकते हैं। कल्लू चाहता है कि सुगौना हमारे नाम से जाना जाए, ये आरोप आप पर लगाया गया, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, जब आप तरक्की करते हैं, जब आप अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, अच्छी गाड़ी चढ़ते हैं, अच्छे घर में रहते हैं, तो लोग अपने आप आपको जानना चालू कर देते हैं। यही चीज़ है कि भगवान ने, अल्लाह ने आज हमें दिया है, तो हम अच्छे घर में रहते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, अच्छे लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है। इसी का जलन उन लोगों को है, और यही वजह है कि वो लोग हमें मीडिया के माध्यम से या 4 औरतों को हायर करके मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मुझे जलील कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से। मैं चाहूँगा आप ही मीडिया कर्मियों के माध्यम से कि उन तक ये मैसेज जाना चाहिए, जो लोग हमें बदनाम करने के लिए उतावले हो रहे हैं, या जो लोग अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं हमें बदनाम करने के लिए, कि किसी एक आदमी के आरोप लगा देने से एक आदमी गलत नहीं हो जाता है। जूही ने ये भी आरोप लगाया आपसे कि ये मेरे मियाँ बीवी का मामला है, कल्लू को क्या आवश्यकता था मेरे मियाँ बीवी के मामले में दखल देने की, इस पर आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, जूही का जो आरोप है कि ये मेरे मियाँ बीवी का मामला है, तो ये जूही की बीवी को सोचना चाहिए कि हम समाज में किससे मदद मांगे या किससे मदद नहीं मांगे। हमने जूही के मियाँ बीवी में कभी इंटरफेयर, मियाँ बीवी के मामले में हमने कभी इंटरफेयर नहीं किया। भाई, वो उनकी पत्नी है, वो उनका पति है, उनको जो करना है करे। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई थी जो उनकी जो पत्नी है वो हमारे दूर के रिलेशन में लगती हैं, हमारे ममेरे भाई की वो खलिया सास लगती हैं, जूही की जो पहले वाली वाइफ है, जिनका घर सरवारा है। तो उन्हीं के माध्यम से हम तक मैसेज आया कि बाबू थोड़ा मदद कीजिए इसकी। तो हम लोगों ने एक पहल भी किया था बैठ करके, लेकिन वो पहल में वो नहीं माने। जब उनकी शादी हुई थी तो उस टाइम में बेचारी बहुत खूबसूरत थी, उनकी पहले वाली पत्नी। उम्र ढलता है तो हर कोई बूढ़ा लगता है। जब मेरी भी शादी हुई थी तो मैं 30 साल का था, आज मैं 39 साल का हूँ। तो क्या ऐसे वक्त पे मेरी बीवी या मैं बीवी का हाथ छोड़ दूँ? देखिए, ये उनका जो आरोप है वो सरासर गलत है, समझे ना। मैं मीडिया के माध्यम से ही कहना चाहता हूँ कि भाई, उन्होंने जो आरोप लगाया है मुझ पर, फिर वही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मेरे मियाँ बीवी का मामला है। ठीक है भाई, आप मियाँ बीवी का मामला है, लेकिन जब समाज में आदमी एक दूसरे से मदद मांगने जाता है तो समाज का आदमी एक दूसरे को मदद करता ही करता है। आप भी कीजिएगा, आप भी करते होइएगा, आपके पास भी कोई जाएगा तो उनकी मदद के लिए आप खड़े होइएगा। आपके केस में कुल कितने अभियुक्त थे? अब तक कितने लोग जेल जा चुके हैं? देखिए, मेरे केस में कुल जो 61-20 जिसमें बाबर गिरफ्तार हुआ है, उसमें कुल 20 अभियुक्त थे। 8 लोग जेल जा चुके हैं, 4 लोग बेल आउट हैं। एक अभी बाबर 10 तारीख को
पकड़ाया है। और 3 लोग हैं, अब्दुल बारिक चचा, शहनवाज उर्फ मुन्ना और अशरफ उर्फ अशरफुद्दीन। ये लोग 10 साल की सज़ा काट रहे हैं, जो माननीय व्यवहार न्यायालय मधुबनी द्वारा उन्हें 10 साल की सज़ा दी गई है। आखिर आपके परिवार से ही इस तरीके का दुश्मनी क्यों है? देखिए, मेरे परिवार से दुश्मनी का सबसे बड़ा कारण है हम लोगों की उन्नति। जो गांव में जैसे जूही लोग हैं, कलीम लोग हैं, वो लोग तो उन्नति कर नहीं पाए, हमेशा गंदी राजनीति किए लोगों के साथ, अब करते आ रहे हैं। अगर वो अच्छे लोग होते, सज्जन व्यक्ति होते, या एक अच्छे परिवार को बिलोंग करते, या अच्छे समझदार होते, तो वो इस तरीके की नीच हरकत हमारे साथ करते ही नहीं। 4 बार हम पे जानलेवा हमला हुआ है। मैं आपको साक्ष्य दे दूंगा, अब मुझे साक्ष्य देने की जरूरत नहीं है। मीडिया के ही माध्यम से आप लोगों को मालूम होगा कि मेरे साथ किस तरीके का इन लोगों ने दुर्व्यवहार किया है, और आज भी मेरे साथ दुर्व्यवहार ही कर रहे हैं। अगर मैं दबंग होता तो जूही ने जो मुझ पर आरोप लगाया है कि मेरी बहन को मुखिया बनने के बाद मुझे अपने घर चाय पे बुलाया और मुझसे कहा कि आप मेरा साथ दीजिए, गांव के लोगों से मुझे बदला लेना है, मेरे बाप को बहुत सताया, मेरे दादा को बहुत सताया। अगर मैं दबंग होता, उन्हीं के बकौल कि मैं दबंग हो, तो मैं उनसे मदद मांगने क्यों जाता? मैं अपनी दबंगई मैं खुद दिखाता। कलीम का आरोप है कि मेरे भाई का हीरो जिलानी का सर्विस सेंटर का पेपर व पीएससी सिक्योरिटी का साक्ष्य देने के बाद भी मेरे भाई पर केस कैसे शुरू हो गया? मैं आपको बता दूं, सन 2020 में 29 मई सन 2020 को मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, जिसका एक सुपरविजन पुलिस पदाधिकारी देवेंद्र प्रसाद सर के द्वारा निकाला गया था, जिसका मैं आपको ज्ञापक नंबर बता दूं। मैं 2 मिनट का समय लूंगा आपसे, संक्षेप में मैं दिखाऊंगा। 18/6/2020 को ज्ञापक नंबर 116/2020 ये सुपरविजन हुआ था, पहला सुपरविजन देवेंद्र प्रसाद सर के द्वारा, जिसमें दोनों पक्ष के कुल हम 3 भाई पे भी केस सत्य पाया गया था, और जो हम पे हुआ था 60-20 और 61-20 जो मेरे द्वारा किया गया था, उस पर 20 लोग थे। उसमें जो मैं 20 लोगों का बार बार जिक्र कर रहा हूँ, उन लोगों पे भी 20 लोगों पे सत्य पाया गया था। फिर उसके बाद ये लोग इस सुपरविजन से संतुष्ट नहीं हुए, तो पुलिस के बड़े पदाधिकारी आईजी साहब को आवेदन दे करके इस केस का पुनः समीक्षा करने के लिए कहा गया। इस केस का जब समीक्षा हुआ बेनीपट्टी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा, जिसका आप ये कॉपी मेरे हाथ में देख सकते हैं, मीडिया के माध्यम से मैं आप लोगों को और प्रशासन का मैं जितना शुक्रिया अदा करूं वो कम है। ये सुपरविजन की कॉपी 31/1/2021 को आया था। इस सुपरविजन के लिए माननीय अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरुण कुमार सर खुद आए थे सुगौना। दोनों पक्ष के आदमी को बैठा करके इस केस का सुपरविजन हुआ था, रीसुपरविजन, जो पुनः जांच बोलते हैं। तो जब बाबर का ये था हीरो जिलानी में जाकर के सर्विस कराने का और क्यूटी पीएससी में जाकर के इलाज कराने का, तो उस टाइम में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय को ये साक्ष्य क्यों नहीं दिए? मेरे भी भाई पे ये केस शुरू हुआ था, तो मेरे भाई का ये था, बड़े भाई का, कि वो घर में थे, सीसीटीवी में थे। जब पुलिस को सीसीटीवी दिया गया तो उसके आधार पर, साक्ष्य के आधार पर मेरे भाई का नाम छाट दिया गया। जब बाबर का ये पेपर था तो वो घर में क्यों रखे? और जांच होने के बाद, सत्य पाए जाने के 2 साल के बाद उन्होंने पुलिस को दिया है, फर्जी बना करके। क्योंकि आप लोगों को भी जानकारी होगा कि मई में कोविड का टाइम चल रहा था, कोरोना काल था, देश में एक दूसरे से आदमी बाप बेटे से मिलने के लिए तरस रहा था, आज जाने के लिए। तो हीरो जिलानी एजेंसी जो है वो कैसे खुल गया कि आपकी गाड़ी वहां सर्विस हुई? आप तो फॉल्ट यहीं पकड़ा गया आपका कि ये फर्जी है। जा करके मैनुअल डायरी पर हम कुछ लिखवा देंगे तो वो नहीं चलेगा। पुलिस के द्वारा फिर से पुनः जांच का आदेश आया। हेडक्वार्टर डीएसपी पुलिस उपाधीक्षक महोदय मनोज प्रभाकर तिवारी सरकार, उसमें आया ये कि इस केस का पुनः जांच किया जाए। यानी जो आप साक्ष्य दिए हैं बाबर का नाम हटाने के लिए, वो पर्याप्त नहीं है, और भी साक्ष्य संग्रह करने की आवश्यकता है। तो इस केस के अनुसंधानकर्ता मोइन सर फिर से गए हीरो जिलानी एजेंसी, वहां भी पूरा मैनुअल और ऑनलाइन दोनों चेक किए, वहां कहीं कोई बाबर के नाम के गाड़ी का रजिस्टर वहां नहीं पाया गया, न रजिस्टर में न कंप्यूटर में। वहां के जो ऑनर है उन्होंने साफ शब्दों में, वहां के जो मैनेजर है दोनों ने साफ शब्दों में कह दिया कि भैया इस टाइम में हमारी एजेंसी लॉकडाउन के कारण बंद थी, हम कोई भी आपको प्रूफ नहीं दे सकते हैं। क्योंकि उन्होंने तो बार बार हायर करके दिया, लेकिन पुनः जांच करने का फिर से जब आदेश आया तो ये
केस सत्य पाया गया और बाबर का जितना भी डॉक्यूमेंट्स था वो फर्जी पाया गया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं सबसे पहली बात और आखिरी बात मेरी यही होगी कि जिस तरीके का कलीम के द्वारा या जूही के द्वारा हमारे ऊपर या प्रशासन के ऊपर जो आरोप लगाया गया है कि वो रहीका थाना को हैक कर लिया है, रहीका थाना को खरीद लिया है, रहीका थाना को वो चलाता है, ये सरासर झूठ है और सरासर गलत है। क्योंकि अगर मैं थाना को या प्रशासन को अगर मैं चलाता तो मुझे 5 साल से इंसाफ के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ता। अगर मैं दबंग होता। क्या कहना चाहते हैं देखिए, अपने जान बचाने के लिए? मैं एसपी साहब से हो सकता है तो कल खुद जा कर के मैं मिलूंगा और मैं एसपी साहब के सामने सारी बातें अपने रखूंगा कि सर, अगर आप चाहते हैं कि मुझे अगर आप जिंदा देखना चाहते हैं तो कृपया करके आप मुझे सुरक्षा मुहैया कराइए। और दूसरी सबसे अहम चीज़ है कि मैं रहीका थाना के थाना प्रभारी सर का और इस केस के अनुसंधानकर्ता पे जो आरोप लगाया है कलीम ने, मैं प्रशासन से चाहूँगा कि कलीम जैसे लोगों का जिनका मानसिक संतुलन खो गया है और जूही जैसे लोगों का, उनको अपने ही खर्चा से सही या प्रशासन के ही जरिए सही उनका एक बेहतर उपचार के लिए उनको कहीं भेजा जाए। क्या आप उम्मीद लगाते हैं कि एसपी साहब आपके सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था करेंगे? देखिए, एसपी साहब स्वतंत्र है, अगर वो चाहें तो मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले सकते हैं, मुझे प्रोटेक्शन दे सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ 4 बार हमला हो चुका है। मैं कई बार माननीय न्यायालय में माननीय पूर्व एसपी साहब को भी अपनी सुरक्षा के लिए गुहार लगा चुका हूँ।